हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स। तो ये वाला जो चैप्टर है ऑलरेडी हम काफ़ी ये चैप्टर कवर कर चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में। आज ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और आज हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है, सबसे पहले सम अप करते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा था। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में हमने ये पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसका यूज़ किसने किया था, उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसमें क्या किया जाता है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, ब्लंट एंड स्टिकी एंड्स के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे देखिए शो भी किया हुआ है किस तरीके से जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस होती कैसे है। और लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद ये वाली आप वीडियो देखना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर्स। तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं सभी चीज़ों के बारे में। तो एक बेसिक आइडिया तो आपको हो गया होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें एक फॉरेन जीन चाहिए, ठीक है, और एक वेक्टर चाहिए जिसमें हम उसको लाइगेट करेंगे, ठीक है, और जिससे कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। तो ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे कि वेक्टर क्या है और वेक्टर की ज़रूरत क्या है। जब हमने पिछले वाले लेक्चर में ये सीखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता कैसे है, तो वहाँ पर वेक्टर का बार बार जिक्र हो रहा था। तो अब ये समझना भी ज़रूरी है कि वेक्टर होता क्या है और इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर होता क्या है, तो एक्चुअली में वेक्टर एक व्हीकल की तरह है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। देखिए, मान लीजिए कि हमारा मन है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं या उसके अंदर कोई अलग कैरेक्टर एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर एनिमल में एक स्पेसिफिक तरीके की प्रोटीन को बनवाएं, है ना। तो अगर हमें उस एनिमल के अंदर वो प्रोटीन बनवानी है तो फिर जिस के अंदर वो प्रोटीन एक्चुअली में बनती है उसका जीन हमें उस एनिमल में लगाना होगा। इसको और आसान करते हैं, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है और एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए कि ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर एक प्रोटीन बनता है जिसको इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन का काम होता है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिस वजह से बॉडी को हार्म नहीं होता। तो इंसुलिन जिन लोगों की बॉडी में कम बनने लग जाता है या फिर इंसुलिन रिसेप्टर्स ख़राब हो जाते हैं तो उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि वो डायबिटिक हो जाते हैं। तो जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन कम बनता है वो डायबिटिक हो जाते हैं क्योंकि उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल नहीं रह पाता। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए उनको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। अब बाहर से इंसुलिन देने के लिए उस इंसुलिन को कहीं बनाना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि दूसरे इंसान के ब्लड में से या बॉडी में से इंसुलिन निकाल के दूसरे में डालें। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आज कल जो ये बीमारी है बढ़ती जा रही है डायबिटीज़ की, और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हो गए हैं। तो सबके लिए इंसुलिन का डोज चाहिए, तो उसके लिए इंसुलिन बनवाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए इसको बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से बनवाया जाता है। तो एक्चुअली में इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलिन एक ह्यूमन प्रोटीन है, और अगर हम चाहते हैं कि हमें इसको बैक्टीरिया में बनवाना है तो कैसे बनवाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो वो जीन ही नहीं है जो इंसुलिन बना सकता हो। तो उसके लिए ह्यूमन के अंदर से इस इंसुलिन के जीन को आइसोलेट करके इसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा। अब बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हम इसको कर तो देंगे, पर ये बैक्टीरिया के अंदर तभी क्लोन कर सकता है या तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब ये बैक्टीरिया के सिस्टम के साथ लाइगेट कर जाए, उसके साथ जुड़ जाए, उसका हिस्सा बन जाए, है ना। और वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हमने जीन लिया ह्यूमन का और बैक्टीरिया के अंदर जस्ट डाल दिया, तो वो बैक्टीरिया उसको अपना हिस्सा नहीं मान पाएगा और हमारे इस प्रोसेस का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जो कि ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर सके या उसको उसके अंदर एक्सप्रेस करवा सके, और यही जो मीडियम होता है ये वेक्टर होता है। वेक्टर के अंदर जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया जाता है और होस्ट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो होस्ट के सिस्टम के साथ वो अलाइन कर जाता है, और जैसे जैसे वेक्टर रेप्लिकेट होता है वैसे वैसे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट होता है, और अगर हम इसको एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं तो एक्सप्रेस भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी काम के लिए वेक्टर होता है। अब वेक्टर है क्या एक्चुअली में? देखिए, वेक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं, बट आपको समझने के लिए यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम्पल लेना होगा प्लाज्मिड का। तो प्लाज्मिड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली बैक्टीरिया के केस में, कि अगर हम कोई जीन एक्सप्रेस करवाना चाह रहे हैं या क्लोन करवाना चाह रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो वहाँ पर प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वेक्टर और भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे कॉस्मिड होता है, फैजमिड होता है, और भी बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, पर फिलहाल अब यहाँ पे हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मिड एक्चुअली में होता क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्लोज्ड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और साथ साथ में ये खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है। इसको क्रोमोसोमल डीएनए से हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही रेप्लिकेट कर जाता है, और खुद रेप्लिकेट करता है तो इसके नंबर भी ज़्यादा पाए जाते हैं बैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में नेचुरली पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो होता है इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक वेक्टर की तरह। ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरिया है जिसमें कि कोई प्लाज्मिड है, तो उस प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर एरिया रिमूव करके उस एरिया की जगह हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं, और अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो कि वेक्टर ऑफ जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट से मिलकर बना है, इसको हम उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसको वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये हाई कॉपी नंबर में पाया जाता है बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, ये खुद ही अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, और इससे अगर लाइगेट कर दें हम अपने फॉरेन जीन को, तो वो भी इसकी मदद से बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट कर पाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ होती है। और दूसरी बात ये है कि आगे भी चल के हम इसके बारे में बात करेंगे ही कि प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते क्यों हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के दो पर्पज़ हो सकते हैं। पहला पर्पज़ होता है क्लोनिंग, यानी कि हमारा कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी हम बहुत सारी कॉपीज़ बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम उसकी क्लोनिंग करवाते हैं। और क्लोनिंग करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक प्लाज्मिड से या किसी भी वेक्टर से लाइगेट कर देते हैं, यानी उसका एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्लाज्मिड है ये बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है, तो इसके साथ साथ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी फटाफट से रेप्लिकेट कर जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन हो जाता है। तो जब हमें सेल बेस्ड क्लोनिंग करनी होती है और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन करना होता है, तब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। दूसरा रीज़न होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का, एक्सप्रेशन करवाना। हम कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनवाना चाहते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म में जो कि उसकी नेटिव प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जीन उस प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को हम एक वेक्टर में लगाएंगे और उस एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देंगे, और फिर वहाँ पर वो प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए अलग वेक्टर्स यूज़ होते हैं, मतलब एक्सप्रेस करवाने के लिए किसी भी जीन को अलग वेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको एक्सप्रेशन वेक्टर्स कहा जाता है। इन एक्सप्रेशन वेक्टर में हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाकर जब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं, तो जैसे जैसे वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेट करता है या वहाँ पर रहता है, तो वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उससे आरएनए बन जाता है होस्ट के अंदर, और आरएनए से प्रोटीन बन जाती है। इसको कहते हैं हम एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर से काफ़ी अलग होते हैं, उनके फीचर्स भी अलग होते हैं। बट यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं अभी, वो हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स चाहिए होते हैं एक क्लोनिंग वेक्टर के लिए। व्हाट आर दी फीचर्स विच वी रिक्वायर टू क्लोन समथिंग यूजिंग अ क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहला फीचर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि
जो भी वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए खुद का, यानी कि वो खुद ही रेप्लिकेट कर सकता हो, उसे किसी और की ज़रूरत ना हो। एक्चुअली में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका अपना एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो खुद रेप्लिकेट कर सकता हो, और साथ साथ में उसका हाई कॉपी नंबर में मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर हम एक प्लाज्मिड को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ वेक्टर तो उस प्लाज्मिड का हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। हाई कॉपी नंबर मतलब बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होना चाहिए उस बैक्टीरिया के अंदर, या कहें कि उसकी जो रेप्लिकेशन करने की स्पीड है वो तेज़ होनी चाहिए, वो तेज़ी से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता हो। और उसी वजह से जब हम उसके साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करेगा और उसकी कॉपीज़ बन जाएंगे, और यही हमारा पर्पज़ है क्लोनिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर। जो सेकंड फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में, वो है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर का क्या मतलब है? मतलब ऐसा कोई ना कोई रीजन होना चाहिए उस क्लोनिंग वेक्टर में जो कि जिसकी मदद से हम एक ट्रांसफॉर्मेंट सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म सेल से अलग कर सके। इसको समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेप्स क्या होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के, या उसके आगे के क्या स्टेप होते हैं, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करते हैं। फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम एक सुटेबल वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर जब हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को और सुटेबल वेक्टर को आपस में जोड़ दिया तो वहाँ से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर ये होस्ट के अंदर अपना आराम से रेप्लिकेट करता है, यानी कि क्लोन करता है। तो अब यहाँ पे जब हम होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो हम बैक्टीरिया की कॉलोनी के अंदर इसको इंजेक्ट कर देते हैं, पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर एक बैक्टीरिया उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले ले। बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे वहाँ पर उस कल्चर प्लेट में जो कि उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं ले पाएंगे। तो जो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं ले पाए वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, और जिनके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया वो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं। तो एक कल्चर प्लेट में से हम देख के तो नहीं बता सकते कि कौन से सेल या कौन सी कॉलोनी बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, तो उसका पता करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं ये हमारी इसी चीज़ में हेल्प करते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को आपस में से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। अब ये सेलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या हैं? एक्चुअली में वेक्टर्स के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया और किसके अंदर नहीं गया। उसी का ही एक एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, तो जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं एक वेक्टर का एग्जाम्पल है ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है PBR322। तो यहाँ पर क्या है कि एक सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होता है इस वाले वेक्टर में, और ऐसे और भी वेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर होता है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब कि इस वेक्टर के अंदर ऐसा जीन होगा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होगा, मतलब कि ये वेक्टर जिस भी ऑर्गेनिज्म में जाएगा उसको एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये जो हम PBR322 के बारे में बात कर रहे हैं, ये PBR322 वेक्टर में दो तरीके के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। पहला होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वेक्टर जाएगा उसको एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसके रेजिस्टेंट होगा, और ना ही टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स उसका कुछ बिगाड़ पाएगी क्योंकि उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस उस ऑर्गेनिज्म के पास होगा ड्यू टू दिस वेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से ये बात सोचिएगा कि जिस सेल के अंदर ये वेक्टर होगा उस सेल के अंदर ना तो एम्पिसिलिन का कुछ असर पड़ेगा उस सेल के ऊपर और ना ही टेट्रासाइक्लिन का कोई असर पड़ेगा, और जिसके अंदर ये वेक्टर नहीं होगा तो वो एम्पिसिलिन से भी डाई हो जाएगा सेल और टेट्रासाइक्लिन से भी डाई हो जाएगा, है ना। दोनों एंटीबायोटिक्स के प्रभाव से वो डाई हो जाएगा। देखिए अब इस बात को समझते हैं कि हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए अब इस चीज़ को
हम ऐसे समझ सकते हैं, जब तक हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो प्रोसेस है उसको नहीं समझते, हमें ये चीज़ नहीं समझ आएगी। बट मैंने आपको बस एक हिंट दे दिया, इसको आगे अभी समझेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब है ऐसा कोई रीजन होना जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म्ड सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से अलग कर सकते हो। ठीक है, आगे चल के इस पॉइंट को और भी समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लोनिंग साइट। अब ये क्लोनिंग साइट क्या होता है? एक वेक्टर में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अटैच कर सकें, उसी को हम क्लोनिंग साइट कहेंगे। अब कहाँ अटैच कर सकेंगे? वहीं पर अटैच कर सकेंगे जहाँ से हम वेक्टर का कोई पोर्शन रिमूव कर सकते हो, है ना। तो जैसे ये हमारा PBR 322 है, इसमें हम कहाँ लगा सकते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट? अभी तो कहीं नहीं लगा सकते, तभी लगा सकते हैं जब इसका कोई हिस्सा हम यहाँ से कट करके अलग कर दें। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जिसको हम कट कर सकते हो, कहीं से भी इसको कट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको कट कैसे करेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। और जिस भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम इसको कट करेंगे, उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस इस वेक्टर के ऊपर होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम BAM-H1 से इसको कट करना चाह रहे हैं, तो BAM-H1 जो एंजाइम होता है वो जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है काम करने के लिए, वो सीक्वेंस अगर यहाँ पर होगा तो BAM-H1 तभी ही यहाँ पे काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, ताकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर वहाँ पे कट लगा सके और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हम वहाँ पे इंसर्ट कर सकें। तो क्लोनिंग साइट का मतलब यही है कि एक वेक्टर के ऊपर रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। तो अगर क्या होगा, अगर ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट्स होंगी तो आसानी से इसको अलग किया जा सकता है फ्रेगमेंट को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके, और फिर वहाँ पे फ़ौरन जीन जो है लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर PBR 322 में हम देखते हैं तो बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसे BAM-H1 के लिए आपको एक साइट देखने को मिल रही है, SAL1 के लिए, PVU सेकेंड के लिए भी देखने को मिल रही है, PST1, PVU1, EcoR1, हिंद थर्ड और CLA फर्स्ट, सब के लिए इतने सारे एंजाइम्स के लिए आपको देखने को मिल रही है। तो जिस भी एंजाइम को आप यूज़ करेंगे वहीं पर ही कट लगेगा। जैसे BAM-H1 अगर आप एंजाइम यूज़ करेंगे तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, पिंक वाला है ना, तो जितना भी ये पिंक पोर्शन है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और दूसरे वाला जो पिंक है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, जो ग्रीन वाला है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और इसी तरीके से अलग अलग पोर्शन है। तो BAM-H1 और SAL1 का जो रिकॉग्निशन साइट है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर लाई करती है, और PVU1 और PST1 के लिए जो रिकॉग्निशन साइट है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर लाई करती है। तो अगर यहाँ पे हम इस वेक्टर को कट करने के लिए, इसका थोड़ा सा पोर्शन कट करने के लिए BAM-H1 एंजाइम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कौन सा पोर्शन कट होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का कुछ पोर्शन यहाँ पे कट होगा और इसी की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाया जाएगा। उसी तरीके से अगर PVU1 या PST1 रिकॉग्निशन मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करेंगे तो फिर कट कहाँ पे लगेगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर ही लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम समझेंगे ऊपर वाला पॉइंट, सेलेक्टेबल मार्कर वाला पॉइंट। देखो, आप जैसे मान लीजिए कि हमने BAM-H1 एंजाइम को यूज़ किया है, ठीक है, तो BAM-H1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर हमने यूज़ किया वेक्टर को कट करने के लिए, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर कट लगेगा, जिस वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का कुछ पोर्शन रिमूव हो जाएगा और इसी की जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट पर लगाया जाएगा। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही लगाया तो ये क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, है ना। बट यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का कुछ पोर्शन रिमूव किया गया और वहीं पर जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया। क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का कुछ पोर्शन रिमूव हो गया तो इसलिए अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हो गया एक तरीके से, है ना। डिस्ट्रॉय हो गया तो अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया है, ये जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाएगा उसको टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट प्रोवाइड नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ही काम कर रहा है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि दो तरीके के कॉलोनीज़ हैं उस कल्चर प्लेट में।
एक कॉलोनी है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और एक है जिसके अंदर नॉर्मल वेक्टर है। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इन दोनों कॉलोनीज़ को अब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने उस कल्चर प्लेट में एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक्स यूज़ की, तो जब हम एंटीबायोटिक्स एम्पेसिलिन इस्तेमाल करेंगे तो वो वाला होस्ट जिसके अंदर नॉर्मल वाला वेक्टर है, तो उसको एम्पेसिलिन से वो क्या होगा, कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और रिकॉम्बिनेंट वाले को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर अगर हम यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को इस्तेमाल टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि जो नॉर्मल वेक्टर वाला होगा होस्ट, उसको तो कोई असर नहीं पड़ेगा, पर रिकॉम्बिनेंट वाला जो होगा वो जो कॉलोनी है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो कौन से वाली कॉलोनी थी जो कि हमारे रिकॉम्बिनेंट थी। अब आप कहेंगे कि जब हमने उसको ख़त्म ही कर दिया एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करके, तो पता करके फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, तो बात यह है कि ऐसा नहीं है कि एक ही कल्चर प्लेट है हमारे पास। कल्चर प्लेट्स के रेप्लिका बनाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक कल्चर प्लेट है जिसके पास 3-4 तरह की कॉलोनी है, वहाँ पे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला, तो कुछ कॉलोनीज़ ने उसको टेकअप किया, कुछ ने नहीं किया। ठीक है, या कुछ बैक्टीरिया ने उसको टेकअप किया, कुछ ने नहीं किया। फिर बैक्टीरिया आगे ग्रो करते चले गए, उनकी कॉलोनीज़ बन गई, है ना। तो कुछ कॉलोनीज़ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, कुछ में नहीं होगा। अब हमें सेलेक्ट करना है कि किस में है किस में नहीं है, क्योंकि हम आगे सबको ग्रो नहीं करा सकते, हमें उन्हीं को ग्रो कराना है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब हमें सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कैसे करेंगे? सेलेक्ट ऐसे ही करेंगे कि जैसे बहुत सारी सेम तरीके की प्लेट्स हैं, तो एक प्लेट पे हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, एंटीबायोटिक डाल के देखेंगे, तो जो कॉलोनी टेट्रासाइक्लिन के डालने से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली कॉलोनी थी। तो फिर नेक्स्ट प्लेट में से हम उसको आइसोलेट कर लेंगे, उसका प्योर कल्चर बना लेंगे, है ना। और फिर इस तरीके से हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अलग कर लिया नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से। और यही क्या है, हमारा सेलेक्टेबल मार्कर है, क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि इसने हमें सेलेक्ट करने में हेल्प करी। ठीक है, आई होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो इस वाले पैराग्राफ में यही वाली चीज़ बताई हुई है। ठीक है, इसके बाद एक और तरीका होता है सेलेक्ट करने का। एक तो ये हुआ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला तरीका। एक हमारा और तरीका होता है जिसको हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, या वाइट ब्लू कॉलोनी मेथड बोलते हैं। ठीक है, ये जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमें ज़्यादा रेप्लिका ना बनाने पड़ें। ठीक है, और जो इतना सारा काम है उससे हम बच सकें। तो अब देखिए, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कुम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, है ना। काम बहुत होता है उसमें, तो उससे बचने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड है ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अलग अलग करने का, यानी डिफ्रेंशिएट करने का। ठीक है, तो ये बेस्ड है हमारे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर। एक्चुअली में आइडिया ये है कि हम एक ऐसा वेक्टर इस्तेमाल करें जिसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो एक ऐसा वेक्टर इस्तेमाल करें जिसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन हो। तो इस वजह से उस वेक्टर के अंदर अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन होगा तो वहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा। अब यहाँ पर फिर एक सबस्ट्रेट डाला जाता है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है। तो फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अगर प्रेजेंट होगा वहाँ पे, तो वो सबस्ट्रेट को क्लीव कर देता है, उसके ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से एक ब्लू कलर लिबरेट होता है। ठीक है, तो अब आइडिया ये होता है कि ये जो वेक्टर है, अगर इसको जैसे ये नॉर्मल किसी सेल के अंदर वेक्टर है, तो उस सेल के ऊपर अगर हम ये सबस्ट्रेट डालते हैं तो वो जो कॉलोनी है या वो जो सेल्स हैं वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उस सबस्ट्रेट को क्लीव कर देगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, अब आइडिया ये होता है कि इस वेक्टर को हम जब यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है उसी के अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। मतलब कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के अंदर ही
रिकग्निशन साइट होती है किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, और उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को कट किया जाता है और उसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के अंदर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया गया तो उस वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो है वो ख़राब हो जाता है, एक तरीके से क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। तो और फिर हमने क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जैसे ही हमने बनाया, ठीक है, तो हम इसको फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट में। तो जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर ये कहें जिस भी सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा तो उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर जो वेक्टर है उसके बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन में जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर उसके अंदर तो नहीं बन पाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर हम सबस्ट्रेट डालते हैं उस बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो क्या सबस्ट्रेट डालने से ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा? ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एंजाइम ही नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जिस बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है उनका क्या होगा, वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ऑलरेडी बन रहा है ना। तो इस तरीके से एक प्लेट के अंदर हम ये देख सकते हैं कि कौन सी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट वाली है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली है। तो जो कॉलोनी ब्लू कलर की है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं और जो कॉलोनी वाइट कलर की है वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। इस मेथड को ब्लू वाइट कॉलोनी मेथड भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है ये आपको समझ आ ही गया होगा। इस मेथड को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन में इंसर्ट कर दिया तो वो इनएक्टिवेट हो गया, है ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन इनएक्टिवेट हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करने से, इसलिए इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक हमने बैक्टीरिया में कैसे क्लोन कर सकते हैं, कौन सा वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी जीन को हमें प्लांट के अंदर क्लोन कराना है या एनिमल के अंदर क्लोन कराना है तो उसमें कौन सा वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि प्लाज्मिड तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया के अंदर ही उसको एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर किस तरीके से जीन को ट्रांसफ़र किया जाए या क्लोन किया जाए, ये हमने बैक्टीरिया और वायरसेस से ही सीखा है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बताया गया है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस एक बैक्टीरिया होता है जो कि पैथोजन होता है काफ़ी डाइकोट प्लांट्स में। और ये क्या करता है, अपना एक डीएनए होता है इसका जिसको टीडीएनए बोला जाता है, उसको ये ट्रांसफ़र कर देता है प्लांट के अंदर, जिस वजह से क्या होता है जो नॉर्मल प्लांट सेल्स होते हैं वो ट्यूमर सेल्स में बदल जाते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अपने डीएनए को प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है और साथ साथ में इसके डीएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है नॉर्मल सेल का इनटू ट्यूमर सेल, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। उसी तरीके से एनिमल्स में कुछ वायरसेस होते हैं जिनको रेट्रो वायरस कहा जाता है, जो कि एनिमल्स के अंदर चले जाते हैं और वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में बदल देते हैं। तो वो भी तो इसी तरीके से करते हैं कि वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और जिस वजह से जो होस्ट के सेल्स हैं वो कैंसरस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ों का इस्तेमाल करके प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हम जीन्स को ट्रांसफ़र करके क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है उसको समझते हैं। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस का जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस का, उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि जो उसका पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है और जो उसकी क्लोनिंग प्रॉपर्टी है सिर्फ वो ही रह जाती है। यानी जो जीन्स को डिलीवर करने की प्रॉपर्टी है वो तो रहेगी, पर पैथोजेनिसिटी को ख़त्म कर देते हैं, उसको डिसआर्म कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि उसको एज अ वेक्टर फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस की टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके एक वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग जीन्स टू दी प्लांट्स।
उसी तरीके से एनिमल सेल्स के लिए भी किया जाता है। जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनको डिसआर्म कर देते हैं, उनकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, जो डिज़ायरेबल जीन होता है उसको लगा देते हैं इसके अंदर और फिर एनिमल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसी तरीके से टीआई प्लाज्मिड में भी हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाकर प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रेट्रोवायरस जो है उसके साथ भी हम यही कर सकते हैं, ठीक है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाकर वहाँ पे एनिमल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हमने वेक्टर पढ़ लिया, अब समझते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में, यानी होस्ट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है किसी भी जीन को। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, कैसे बना वो भी समझ गए। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, और ये भी समझ गए कि प्लांट और एनिमल्स में हम किसको एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे होस्ट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और कॉम्पिटेंट होस्ट का क्या मतलब होता है। देखिए, होस्ट ऐसे ही आसानी से कोई चीज़ नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दें या किसी भी होस्ट के अंदर कोई भी जीन हम ट्रांसफ़र करना चाहें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो उसको आसानी से टेकअप कर लेगा, ऐसा नहीं होता। पहले होस्ट को तैयार करना पड़ता है, उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है उस डीएनए को लेने के लिए। तो कॉम्पिटेंट का मतलब ये है एक ऐसा होस्ट जो कि आसानी से फॉरेन जीन को टेकअप कर ले, और उसको कॉम्पिटेंट यानी कि लायक बनाने के लिए कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो कैसे की जाती हैं इसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू मेक अ होस्ट कॉम्पिटेंट टू टेक अप फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, दिस इज़ डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटायन। डाइवेलेंट केटायन के एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन से उसको ट्रीट किया जाता है। इस डाइवेलेंट में हम ज़्यादातर कैल्शियम आयन का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि डीएनए को लेने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और बैक्टीरिया इसको अपने पोर्स के थ्रू टेकअप कर सकते हैं। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स। अब और मतलब पहले उसको डाइवेलेंट केटायन से क्या किया, ट्रीट किया। उसके बाद अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको फोर्स किया जाता है, सेल्स को दिया जाता है फोर्सफुली। तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले इनको इंक्यूबेट कर देते हैं विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, ठीक है। सो हाउ इट इज़ डन, इट इज़ then it be forced into such cells by incubating these cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius heat shock and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. मतलब सबसे पहले recombinant DNA के साथ उनको मिक्स करके आइस में रख देते हैं। उसके बाद फिर उसको 42 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं जिसको हीट शॉक कहा जाता है, और उसके बाद फिर इसको हम आइस पे दोबारा रख देते हैं जिससे बैक्टीरिया आसानी से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेता है। दूसरा तरीका ये है कि जो एलियन डीएनए है उसको हम क्या करते हैं, होस्ट के अंदर माइक्रो इंजेक्शन के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। तो माइक्रो इंजेक्शन जो है यूजुअली वो बड़े सेल्स के लिए किया जाता है और उन सेल्स के लिए किया जाता है जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, जिनको हम कह सकते हैं कि स्पेशली एनिमल सेल के लिए। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी है जो कि प्लांट्स के लिए सुटेबल होता है। Cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA, and this method is known as ballistic or gene gun. तो अगला जो मेथड होता है जो कि प्लांट्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जिस भी सेल में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचाना है तो हम क्या करते हैं कि टंगस्टन या गोल्ड के माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर उसको लगा देते हैं, डीएनए को कोट कर देते हैं, फिर तेज़ी से इन पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं उस सेल के ऊपर यानी प्लांट सेल के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि वो जो सेल होता है उसके अंदर वो डीएनए पहुंच जाता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं बायोलिस्टिक या जीन गन, ठीक है। और लास्ट मेथड है disarmed pathogen vectors which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host.
एक है डिसआर्म्ड प्लांट वेक्टर, जो कि हमने अभी बात भी की थी एग्रोबैक्टीरियम के बारे में, टीआई प्लाज्मिड के बारे में। तो टीआई प्लाज्मिड को अगर मॉडिफाई कर दिया जाए, उसकी पैथोजेनिसिटी को ख़त्म कर दिया जाए और उसको नॉर्मली उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाकर उसको नॉर्मली इन्फेक्ट करने दिया जाए प्लांट को, तो उसके थ्रू क्या होगा, उसके थ्रू जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लांट के अंदर पहुंच जाएगा। तो एक ये भी तरीका है।